हेलो मित्रों। हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं ब्रजेश सर आप सबको आपके अपने यूट्यूब चैनल पर हृदय से अभिनंदन करता हूं। बाबू, आज मैं संसाधन एवं विकास का एक महत्वपूर्ण अगले टॉपिक को मैं पढ़ाने जा रहा हूं। आइए हम सीधे पढ़ाई करते हैं। हाँ, यदि आप अपने इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और अपने मित्रों में शेयर जरूर करना और कमेंट करना, क्योंकि कमेंट हमें एनर्जी देते हैं और उन एनर्जी का काम हमें बहुत ज़रूरी है, इसलिए कमेंट जरूर और ज़रूर करना। चलिए आते हैं हम कुछ थोड़े से टॉपिक इसमें से जो परीक्षा में पूछे जाते हैं वही बचे हैं, उन्हीं को पढ़ते हैं। अब क्या है, हम पढ़ने जा रहे हैं बांगर मिट्टी। बांगर मिट्टी है ना, हम पढ़ने जा रहे हैं बांगर मिट्टी। देखिए बांगर मिट्टी क्या होता है, बृहत मैदान के पुराने जलोढ़, जहां नदी का पानी पहुंचता ही नहीं है, चाहे जहां बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता है, ठीक है, उसी मिट्टी को हम क्या कहते हैं, बांगर मिट्टी कहते हैं। अब देखिए ये मिट्टी जो होती है, बांगर मिट्टी अपेक्षाकृत कम उपजाऊ होती है ना। ये अपेक्षाकृत कम उपजाऊ होती है क्योंकि यहाँ बाढ़ नहीं पहुंच पाता है, और नहीं पहुंचता है तो इसमें नई नई मिट्टी क्रियाएं नहीं कर पाती हैं। अब देखो कुछ जगह कहीं कहीं अम्लीयता पाई जाती है। इस मिट्टी में क्या पाई जाती है, अम्लीयता पाई जाती है, अर्थात वो उपजाऊ नहीं होते हैं। तो ऐसी अम्लीय मिट्टी जो कहां पाई जाती है, ठीक है, पुरानी जलोढ़ मिट्टियों में। और देखो इस मिट्टी में बाबू कैल्शियम की मात्रा बहुत अधिक होती है ना। चलिए आइए हम इसको जानते हैं, क्या है बृहद मैदान। कौन से बृहद, बृहद मैदान, बृहद मैदान के पुराने जलोढ़, क्या है, पुराने जलोढ़, क्या लिखा है, पुराने जलोढ़, जहां नदी का बाढ़, जहां नदी का बाढ़ नहीं पहुंच पाता है, नदी का बाढ़ नहीं पहुंच पाता है, ठीक ना। इसे ही कौन सी मिट्टी कहते हैं, बांगर मिट्टी कहते हैं। देखिए ये मिट्टी कम उपजाऊ होती है। क्या होती है, कम उपजाऊ, यह मिट्टी कम उपजाऊ होती है। कहीं कहीं, कहीं कहीं यह मिट्टी कैसी होती है, अम्लीय होती है। कहीं कहीं यह मिट्टी अम्लीय होती है, ठीक है, ठीक है। अब इसमें क्या है, इस मिट्टी में कैल्शियम की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है। इस मिट्टी में, इस मिट्टी में कौन सी मात्रा, कैल्शियम की मात्रा, कैल्शियम की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है। याद रहेगा आपको, बहुत आसान है, इतना ही आपके पेपर में। और इसमें जैसे बांगर मिट्टी के बारे में जो मैंने पढ़ाया एकदम सटीक है, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना। बांगर मिट्टी क्या है, एक बृहद मैदान की पुराने जलोढ़ मिट्टी है, ठीक है, जहां नदी का पानी, नदी के बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता है। यह मिट्टी क्या होती है, कम उपजाऊ होती है, और कहीं कहीं क्या है, बांगर मिट्टी अम्लीय होती है। और इस मिट्टी में कैल्शियम की मात्रा क्या पाई जाती है, अधिक पाई जाती है। समझ पाए आप लोग, ये बांगर मिट्टी है। और देखो इससे खादर मिट्टी आता है, खादर मिट्टी। देखिए कभी कभी पूछ लेता है कि बांगर और खादर मिट्टी में अंतर बताइए, जो 3 नंबर के प्रश्न हो जाते हैं, ठीक है। देखो अब ये क्या है, जलोढ़ मैदान का निचला भाग, खादर को याद रखना है कि जलोढ़ मैदान का वो नीचे वाला भाग, जहां नदी के बाढ़ का पानी पहुंच जाता है ना। अब देखो नदी के बाढ़ का पानी पहुंचने के कारण वो मिट्टी में लगातार क्रियाएं होती रहती है, और उसकी उर्वरक क्षमता क्या होता है, बहुत शानदार रहता है, बहुत उच्च होता है। और ये मिट्टी और उर्वरक क्षमता यदि किसी मिट्टी की बहुत अच्छी रहेगी तो बहुत ज्यादा उपजाऊ रहती है। तो इस प्रकार से खादर मिट्टी कैसी होती है, उपजाऊ मिट्टी, ठीक है। क्या है, जलोढ़ का वह निचला भाग, जलोढ़ मैदान का, जलोढ़ मैदान का निचला भाग,
कौन सा भाग? जलोढ़ मैदान का निचला भाग, जहां नदी के बाढ़ का जल, बाढ़ का जल पहुंच जाता है, और पहुंचता ही नहीं, कुछ दिन ठहरता भी है वहां, ठीक ना। उसी मिट्टी को कौन सी मिट्टी कहते हैं? खादर मिट्टी कहते हैं। यह मिट्टी क्या होती है? बहुत उपजाऊ होती है। क्या होती है? बहुत उपजाऊ मिट्टी होती है। इनमें मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटास, है ना, ये सारी चीज बहुत उपयुक्त मात्रा में पाए जाते हैं। इसीलिए यह मिट्टी क्या होती है? उपजाऊ होती है। याद रहेगा, खादर मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मैदान का वह निचला भाग जहां नदी के बाढ़ का पानी पहुंच जाता है, वो कौन सी मिट्टी कहलाती है? खादर मिट्टी। ये मिट्टी क्या होती है? बहुत उपजाऊ होती है। क्या लिखे? खादर मिट्टी के। अच्छा, जलोढ़ के मैदान का निचले भाग को क्या कहते हैं? खादर मिट्टी। वह मिट्टी जहां नदी का पानी पहुंच जाता है, वह मिट्टी क्या कहलाती है? खादर मिट्टी। खादर मिट्टी क्या होती है? बहुत उपजाऊ होती है। तो बांगर मिट्टी और खादर मिट्टी आप आराम से समझ गए, है ना। अब थोड़ा आते हैं मृदा अपरदन पे, बात कर लेते हैं। ये पेपर में बहुत पूछे जाते हैं मृदा अपरदन। आइए अब हम देखते हैं मृदा अपरदन क्या है। देखिए बाबू, मृदा अपरदन क्या है? मिट्टी के ऊपरी भाग, है ना, मिट्टी का ऊपरी भाग या आवरण, या उन्हें परत कहते हैं, जो अपने स्थान से दूसरे स्थान प्राकृतिक साधन जैसे पवन, जल, हिम, मानव आदि द्वारा विस्थापित हो जाते हैं। मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाते हैं, वही क्या कहलाते हैं? मृदा अपरदन कहलाता है। समझ में आया? मृदा अपरदन देखिए क्या है, हम लिख रहे हैं मृदा अपरदन। मृदा अपरदन लिख दिया है, मृदा अपरदन। देखो हम क्या कह रहे हैं कि मिट्टी का ऊपरी भाग, है ना, क्या लिखे हैं? मिट्टी का ऊपरी भाग। भाग कह लो, कहीं लिखा रहता है आवरण, क्या लिखा रहेगा? आवरण, ठीक है। ऊपरी भाग कह ले, आवरण कह ले, परत कह ले, अपने स्थान से, कहां? अपने स्थान से प्राकृतिक साधनों द्वारा, क्या? प्राकृतिक साधनों द्वारा। हमने लिखा है प्राकृतिक साधन। अब इसमें प्राकृतिक साधन में जैसे जल, पवन, है ना, जल, पवन, हिम आ जाए, मानव या मानव, ठीक है, या मानव द्वारा। अब देखो ये साधनों द्वारा ये क्या हो जाते हैं? विस्थापित हो जाते हैं। इनके द्वारा क्या हो जाते हैं? विस्थापित हो जाते हैं। और विस्थापित होना ही क्या कहलाता है? मृदा अपरदन। क्लियर रहेगा? बहुत आसान है। देखिए, मिट्टी के ऊपरी भाग, हिस्सा, आवरण जो भी कह ले, अपने स्थान से प्राकृतिक साधनों द्वारा जैसे जल, पवन, हिम या मानव द्वारा विस्थापित हो जाते हैं, जिन्हें मृदा अपरदन कहते हैं। देखिए इसके कारण क्या है? मृदा अपरदन के कारण बहुत पूछा गया है। मृदा अपरदन के कारण देखिए क्या है, जैसे शुष्क तथा रेतीले क्षेत्र में पवन क्या करता है कि पवन के झोंके आते हैं और आसानी से इन मिट्टियों को उड़ाकर दूसरे स्थान पर ले जाकर जमा कर देते हैं। अब देखिए, मान लीजिए कि कोई मिट्टी का हिस्सा हो, ऊपरी हिस्सा, देखो हर मिट्टी का ऊपरी हिस्सा ही क्या होता है? उपजाऊ होता है। पवन आई, रेतीले भाग है, थोड़ा धूल जैसे है, आया, हवा का झोंका उड़ा के क्या हो गया? लेके चला गया। तो ये ऊपरी हिस्सा जो उपजाऊ हिस्सा होता है लेकर चला जाता है और लेकर कहीं और जमा कर देता है ना। देखो क्या कह रहे हैं, नंबर 1 कारण हम लिख रहे हैं, है ना, शुष्क रेतीले, है ना, शुष्क रेतीले क्षेत्र में, शुष्क रेतीले क्षेत्र में पवन इस पर बहुत प्रभाव डालता है। पवन क्या करता है? मिट्टी के
ऊपरी सतह को उड़ाकर दूसरे स्थान पर क्या कर देता है, जमा कर देता है ना। अब देखिए ये हो गया पहला। अब दूसरा क्या है, जैसे हम वृक्षों की क्या करते हैं, अनियंत्रित रूप से कटाई करते हैं, अति चराई करते हैं। अति चराई मतलब पशुओं से बहुत ज्यादा चरण भूमि में चरवाना। अब होता क्या है, जिससे वनस्पतियां नष्ट हो जाती है। वृक्ष की अनियंत्रित कटाई होगी, वनस्पतियां नष्ट होगी। पशुएं अनियंत्रित रूप से चरेंगे, अति चरेंगे तो क्या होगा, नष्ट होगा। और जब नष्ट होगा तो इसका अपर्दन होने लगता है ना। क्या है, हमने लिखा वृक्षों की कटाई, अनियंत्रित कटाई है ना, अति पशु चराई। क्या लिखे, अति पशु चराई। इनसे क्या होती है, वनस्पति नष्ट हो जाती है। और वनस्पति जब नष्ट हो जाती है तो मृदा अपर्दन होने लगता है ना। अब देखिए एक और लिख लेते हैं। जैसे मान लो कि बहता हुआ जल है, और बहता हुआ जल जो होता है मिट्टी को क्या कर देता है, मिट्टी के ऊपरी हिस्से को बहा कर लेकर चला जाता है, जिससे मृदा का अपर्दन होता है। बहता हुआ जल, बहता हुआ जल क्या करता है, मिट्टी के ऊपरी हिस्से को माने ऊपरी भाग को लिख दो, भाग को बहा ले जाता है, बहा ले जाता है, जिसके कारण मृदा अपर्दन होती है। क्लियर हो गया। आइए एक बार देख लेते हैं मृदा अपर्दन। मिट्टी के ऊपरी आवरण परत या हिस्से को या भाग को अपने स्थान से प्राकृतिक साधनों द्वारा जल, पवन, हिम या मानव द्वारा विस्थापित कर देना ही क्या कहलाता है, मृदा अपर्दन कहलाता है। इसके कारण शुष्क रेतीले क्षेत्र में पवन कौन है, शुष्क रेतीले क्षेत्र में इसका कारण पवन है, जो मिट्टी के ऊपरी सतह को उड़ाकर एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाकर जमा कर देता है। दूसरा, वृक्षों की अनियंत्रित कटाई, अनियंत्रित रूप से कटाई है ना, अनियंत्रित रूप से कटाई। और अति पशु चराई, और बहुत ज्यादा मात्रा में पशु की चराई, जिससे वनस्पति क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, और क्या मृदा अपर्दन होने लगता है। तीसरा हमने लिखा है बहता हुआ जल। जो बहता हुआ जल है मिट्टी के ऊपरी परत को, ऊपरी भाग को क्या करता है, बहा कर लेकर चला जाता है, जिससे मृदा अपर्दन होता है। ये मुख्य 3 कारण लिखे है ना। चलिए अब देखते हैं अगले भाग की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, इसको देखते हैं। अगला एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है कि सकल कृषि क्षेत्र क्या है। सकल कृषि क्षेत्र हमने लिख दिया, सकल कृषि क्षेत्र। देखो अब इस क्षेत्र को कैसे, सकल कृषि क्षेत्र क्या कहलाता है, एक कृषि वर्ष में, एक कृषि वर्ष में एक बार से अधिक बोया गया क्षेत्र है ना। जैसे हमारे क्षेत्रों में एक से अधिक बार बोया जाता है खेत, एक वर्ष में बोया गया क्षेत्र सकल कृषि क्षेत्र कहलाता है। बहुत आसान है, इसको समझने की केवल आवश्यकता है। क्या हम कहें कि एक कृषि वर्ष में एक बार एक से अधिक बोया गया क्षेत्र, एक बार से अधिक बोया गया क्षेत्र सकल कृषि क्षेत्र कहलाता है। क्लियर। अब देखिए इससे पहले थोड़ा एक और चीज हम देख लेते हैं, चादर अपर्दन। थोड़ा एक दिमाग में आया है चादर अपर्दन, जो आपके पेपर में कई बार पूछ दिया है कि चादर अपर्दन क्या है। बहुविकल्पी प्रश्न कई बार पूछ दिए गए हैं कि चादर अपर्दन क्या है। देखो जल या वायु द्वारा, क्या लिखे हैं, जल या वायु द्वारा, जल या वायु द्वारा है ना। हम लिखे हैं कि जल या वायु द्वारा समान रूप से मृदा का अपर्दन। कैसे, समान रूप से मृदा का अपर्दन ही कहलाता है चादर अपर्दन। इसको एकदम माइंड में रखना। चादर अपर्दन क्या है, जल या वायु के द्वारा समान रूप से मृदा का अपर्दन ही क्या कहलाता है,
चादर अपर्दन। क्लियर रहेगा? चादर अपर्दन क्या है? जल या वायु द्वारा समान रूप से, ये बात आनी चाहिए उसमें, समान रूप से मृदा का अपर्दन ही क्या कहलाता है? चादर अपर्दन। ठीक है, अब चलिए वापस हम आते हैं सकल कृषि क्षेत्र। इसके बारे में बताएं कि एक कृषि वर्ष में कितने, एक कृषि वर्ष में, है ना, एक कृषि वर्ष में एक बार से अधिक, एक बार से अधिक, एकदम केंद्रित रखना ध्यान, एक कृषि वर्ष में एक बार से अधिक बोया गया क्षेत्र, बोया गया क्षेत्र, हमने क्या लिखा? बोया गया क्षेत्र क्या कहलाता है? सकल कृषि क्षेत्र कहलाता है ना? क्या कहलाता है? सकल कृषि क्षेत्र। एक बार और देख लो, सकल कृषि क्षेत्र किसे कहते हैं? एक कृषि वर्ष में एक बार से अधिक बोया गया क्षेत्र सकल कृषि क्षेत्र कहलाता है। क्लियर हुए आप? बहुत आसान तरीके से मैंने आपको इन सारे जो पेपर में सीधे पूछे जाने वाले हैं क्वेश्चन, उनको मैंने बताया है। अगला वीडियो आप जरूर देखिए, क्योंकि जितने बहुविकल्पीय प्रश्न आपके पेपर में उठ सकते हैं, मैं उतने अगले वीडियोज में लेकर आने वाला हूं।